नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, EMRS की जो वैकेंसी आई है उसमें खासकर TGT और PGT में टीचिंग एप्टीट्यूड से कुल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक जो है इस टीचिंग एप्टीट्यूड का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। और देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं देखिए CTET, REET, HTET और UGC नेट क्वालिफाइड हूँ। यदि आप लोग UGC नेट में पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें केवल एक चैप्टर का नाम दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लोगों को आसानी से यह जो चैप्टर है इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ, आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। इसलिए यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइएगा। बाकी आप लोग की इच्छा, यह देखिए पहली क्लास है, आप लोग पहले कंटेंट देखिए, उसके बाद अब देखिए इसमें हम जो है आज जो पढ़ाएंगे आप लोगों को शिक्षण के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें हम पहले थियरी आप लोग को थोड़ा कराएंगे, उसके बाद MCQ भी कराएंगे। 10 जो हमने इसमें MCQ भी शामिल किया है। तो देखिए, बहुत ना हम लोग बकवास करते हुए जल्दी से चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, टाइम सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और देखिए, यदि आप लोगों को वीडियो धीरे लगेगा तो आप लोग 2x स्पीड कर लीजिएगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चैप्टर का हम नाम शामिल किए हैं। या देखिए, हो सके 2-3 पार्ट में इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले देखिए जो चैप्टर है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका समझ लेते हैं कि शिक्षण का भूमिका क्या है, यानी शिक्षण है क्या। प्रायः शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करने से लगाया जाता है। बालक को किसी भी ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाए उसे शिक्षण शब्द की ही संज्ञा दी जाती है। लिखा है किसी भी ढंग से बालक को जो है ज्ञान प्रदान किया जाए उसे शिक्षण शब्द की ही संज्ञा दी जाती है। अध्यापक छात्रों को विद्यालय में अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान प्रदान करा दें तथा इस प्रकार से ज्ञान कराने में चाहे जिस विधि का प्रयोग करें, शिक्षण के अंतर्गत ही माना जाता है। यह शिक्षण की परंपरागत धारणा है। और देखिए, प्राचीन काल में भी छात्रों के सम्मुख ज्ञान विज्ञान की चर्चा को ही शिक्षण कहा जाता था। परंतु हमें यह ध्यान में रखना है कि जब तक ज्ञान प्रदान करने की क्रिया का बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ता उसे शिक्षण नहीं कहा जा सकता। याद रखिएगा, जब तक ज्ञान प्रदान करने की क्रिया का बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ता उसे शिक्षण नहीं कहा जा सकता। इस कारण ही देखिए, एक लिंडन है का कथन है कि ज्ञान के प्रतिपादन की विधि की अपेक्षा शिक्षण कहीं अधिक है। क्या लिखा है कि ज्ञान के प्रतिपादन की विधि की अपेक्षा शिक्षण क्या है, कहीं अधिक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यह जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, यहाँ से आप लोग जब EMRS का जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ पर आप लोग को यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो है थ्योरी वाले पार्ट को इसमें शामिल कर रहे हैं कि यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, इससे बाहर नहीं बन सकता है। बस आप लोग भरोसा के साथ पढ़ते रहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लोग जानेंगे कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी यानी त्रिमुखी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यानी क्या लिखा है कि टीचिंग क्या है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस। याद रखिएगा आप लोग, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है। ये देखिए, अभी एग्जाम में पूछा गया कि शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया, ट्राइपोलर है। आगे बढ़ते देखिए, शिक्षा एक त्रिआयामी सामाजिक प्रक्रिया है जो छात्र, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम के माध्यम से स्वरूप प्राप्त करती है। किसके किसके माध्यम से, छात्रों के, शिक्षकों के, पाठ्यक्रम के माध्यम से। और देखिए, इन्हीं तीनों पक्षों के संयुक्त व्यवहार को शिक्षण से संबोधित किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर छात्र शिक्षक रहेंगे, अगर पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो भी कोई मतलब नहीं है शिक्षण का, शिक्षण नहीं हो पाएगा। यदि शिक्षक ही ना रहे, छात्र पाठ्यक्रम रहे तो भी कोई मतलब नहीं है। अगर छात्र नहीं रहे तो शिक्षक पाठ्यक्रम रहकर क्या करेंगे। तो इन तीनों को संयुक्त प्रक्रिया से हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। छात्र है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है, और देखिए कहीं कहीं विषय वस्तु भी लिखा रहता है, उसको भी शामिल करें, यानी 3 ही होगा इसमें। अब देखिए, लिखा है कि जो तीनों पक्षों के मध्य स्थापित करता है। अब देखिए, रायबर्न के शब्दों में एक रायबर्न है, इन्होंने कहा कि शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और विषय। रायबर्न महोदय क्या कहें कि शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु होते हैं, अध्यापक, बालक और विषय। और देखिए, शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है, यानी इन्हीं तीनों के मध्य शिक्षण की प्रक्रिया स्थापित होती है। और देखिए, अन्य शब्दों में शिक्षण प्रक्रिया के 3 बिंदु यह भी कह सकते हैं कि अध्यापक, बालक और विषय। शिक्षण इन तीनों को परस्पर संबंधित करने वाली प्रक्रिया है। और देखिए, रायबर्न जो हैं अपना एक कथन बोले हैं
जैसे यहाँ पर देखिए अध्यापक श्याम को भूगोल पढ़ाता है। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है कि अध्यापक श्याम को भूगोल पढ़ाता है। इस वाक्य में 3 संज्ञाओं के विषय में उल्लेख किया गया। एक तो देखिए अध्यापक श्याम और देखिए क्या है भूगोल, और नीचे लिखा है कि अध्यापक श्याम और भूगोल जो है क्या है विषय, इन तीनों को पढ़ाता है। यानी देखिए जैसे मान लीजिए अध्यापक इसमें शामिल है, श्याम जो इसमें पढ़ने वाला छात्र शामिल है, और भूगोल क्या है विषय। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे इसी एग्जाम्पल से, अध्यापक क्या है पढ़ा रहा है, छात्र क्या है श्याम पढ़ रहा है, भूगोल यानी ये क्या है विषय। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं इसको। और लिखा है कि क्रिया द्वारा परस्पर संबंधित किया गया है, यानी इन तीनों को जो जैसे मान अध्यापक श्याम भूगोल, इन तीनों को या जो पढ़ाना क्या है क्रिया, ये बोला कि क्रिया द्वारा परस्पर संबंधित किया गया है। और देखिए शिक्षण की प्रक्रिया में इन तीनों तत्वों का होना परम आवश्यक है। जब तक ये तीनों तत्व उपस्थित नहीं होंगे उस समय तक शिक्षण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया त्रिमुखी है, जिसका प्रथम बिंदु अध्यापक, दूसरा बालक, तीसरा विषय है। इनमें से किसी एक के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसका हम लोग को संक्षेप में एक सार समझा देते हैं। देखिए जो रायवर्धन महोदय हैं इन्होंने शिक्षण के बारे में बोला, यानी इन्होंने अपना जो त्रिध्रुव प्रक्रिया इस पर इन्होंने बिंदु रखा। इन्होंने बोला कि एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, छात्र है तब शिक्षक है, विषय है। इन तीनों के अलावा कोई चौथा चरण नहीं है, और इन तीनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, अधूरी मानी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि यह शिक्षण क्या है, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ शिक्षण की परिभाषाएं देख लेते हैं। देखिए मैं आप लोगों से यहाँ पर यह कहूँगा कि जो यह थिंकर हैं इनका नाम नहीं याद करेंगे आप लोग तो भी काम चल जाएगा। जैसे अभी सब देखिए हम सब थिंकरों का जो विचार है वही हमने यहाँ पर शामिल किया है, जो आपके एग्जाम के लिए एक एक मतलब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं शिक्षण की परिभाषाएं। शिक्षण के अर्थ को भली भांति स्पष्ट करने के लिए हम शिक्षण की प्रमुख परिभाषाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे देखिए पहला दिया है कि शिक्षण बताना नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। अब देखिए दोस्तों जैसे मैन बोले, किसने बोला है, मैन बोले हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कि शिक्षण शिक्षक और विद्यार्थी तथा विषय में संबंध स्थापित करना है, यह लाभदायक ज्ञान प्रदान करना है, यह बालक को सिखाना है, यह सीखने के लिए उत्तेजन तथा निर्देशन प्रदान करना है, यह बालक और प्रभावपूर्ण अनुकूलीकरण में सहायता प्रदान करना है, यह शिक्षार्थी की क्रियाओं का पथ प्रदर्शन है, और वह संयोगों का प्रशिक्षण या राय देने का है। अब देखिए आप लोगों को यह नहीं याद करना है कि किसने यह शब्द क्या, हम तो यह जो उठा लिए हैं बुक में दिया था, तो आप लोग इसको मत याद कीजिएगा। और यह जो क्वेश्चंस कहाँ बनेगा, जैसे जब आप लोग एग्जाम देंगे तो वहाँ पर 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है शिक्षण की विशेषताएं परिभाषाएं नहीं ऐसे दे देगा उसमें। तो जब आप लोग पढ़ेंगे तभी ना बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए 3 यही सब उठा के कॉपी कर देगा, चौथा कोई दूसरा दे देगा, तो आप लोग इसको पढ़िए आसानी से छांट लेंगे। तीसरा पॉइंट है कि शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है। बस आप लोग यही समझिए शिक्षण के बारे में। और देखिए शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ यह है कि शिक्षक कुछ जानता है और उसे जो है क्या करता है, छात्रों को बताता है। और देखिए शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व तथा शिशुओं का जीवन से समायोजन करने में मार्ग प्रदर्शन करते हैं। और छठा नंबर पॉइंट है यहाँ पर कि शिक्षण एक कला है जिसके द्वारा किसी दूसरे को सीखने में सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत जानकारी देना तथा ऐसी उपयुक्त परिस्थितियाँ, दशाओं अथवा क्रियाओं को प्रस्तुत करना है जो कि सीखने में सुविधा प्रदान करती है। इंग्लिश तथा इंग्लिश ने बोले हैं। और देखिए शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा पथ प्रदर्शक और प्रोत्साहन है। शिक्षण क्रियाओं की वह व्यवस्था या प्रणाली है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। और देखिए शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः शिक्षक व छात्र के मध्य कक्षा में हुई अंतःक्रिया तथा क्रियाएं शामिल होती है। और देखिए छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था शिक्षण है। तो यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को विभिन्न थिंकरों के द्वारा बोला गया कुल 10 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं कि शिक्षण की परिभाषा क्या है। अब एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लेंगे आसानी से। शिक्षण के बारे में आप लोगों को कुछ न कुछ जो है ज्ञान हो ही गया होगा शिक्षण क्या है। अब हम इनको जरा जो उपयुक्त विवेचना जो दिया है वो परिभाषा उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम लोग यह भी कह सकते हैं ये सब शिक्षण के बारे
बारे में। शिक्षण क्या है? यह संबंध स्थापित करना है शिक्षण का अर्थ। वातावरण से अनुकूल करने में सहायता देना है शिक्षण। सिखाना है शिक्षण। सूचना प्रदान करना शिक्षण। मार्ग प्रदर्शन करना शिक्षण। प्रेरित करना है शिक्षण। क्रियाशीलता के लिए अवसर प्रदान करना है शिक्षण। अधिगम को उत्पन्न करना है शिक्षण। अधिगम शिक्षण परिस्थितियों का निर्माण करना है भी शिक्षण है। एक अंतर प्रक्रिया भी शिक्षण है। यानी अब देखिए शिक्षण क्या होता है? आमने सामने फेस टू फेस होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया। देखिए शिक्षण क्या होती है? एक सतत प्रक्रिया है। और शिक्षण क्या होता है? संप्रेषण का साधन है। और देखिए शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। अब देखिए एग्जाम में 4 ऑप्शन देता है, पूछ लेगा इनमें से शिक्षण के बारे में कौन सा कथन गलत है। पढ़ रहेंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे कि शिक्षण का अर्थ मार्गदर्शन है, सूचना प्रदान करना है, प्रेरित करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने शिक्षण के बारे में आप लोग को अभी एक भूमिका हमने तैयार कराया, परिभाषा बताया क्या आप लोग शिक्षण को कह सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आप लोग कितना कह सकता हूँ कि यदि आप लोग चैनल से जुड़ेंगे आप लोग को शायद इस प्रकार का कंटेंट आप लोग को एक जो है फ्री में किसी भी पेड बैच या पेड क्लास में नहीं मिलेगा। अब अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। देखिए शिक्षण की मंशा यानी प्रक्रिया व अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित प्रकार धारणा बनाए जा सकते हैं। देखिए शिक्षण को हम लोग 3 प्रकार से यहाँ पर धारणा को हम यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। और देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा क्या है? एकात्मक शिक्षण पूछ लेता है, एक तंत्रात्मक शिक्षण क्या होता है, ऑटोक्रेटिक क्या होता है, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक क्या होता है, मुक्तात्मक शिक्षण यानी कि लेसर फेयर टीचिंग क्या होता है। यह देखिए सब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो इसको लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, मुक्तात्मक शिक्षण। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग एक तंत्रात्मक शिक्षण देखते हैं, ऑटोक्रेटिक टीचिंग देखते हैं। देखिए शिक्षण की यह प्रक्रिया वैदिक काल की शिक्षण विधा से मिलती जुलती है। देखिए इस प्रकार, देखिए अभी थोड़ा मैं आप लोग को बता देता हूँ एक तंत्रात्मक शिक्षण के बारे में। देखिए ऐसी जो शिक्षा का जो प्रचलन था यह वैदिक काल में था। जैसे मान लीजिए वैदिक कालों के दौरान जो शिक्षक होता था वही केंद्र, अब तो मतलब स्टूडेंट जो होता है यह सेंटर में स्टूडेंट को रखा गया है। तब केंद्र बिंदु में टीचर होता था, जो टीचर कहता था वही बच्चे करते थे। टीचर रटाता था तो बच्चे रटते थे। यानी शिक्षक जो होता था पहले सेंटर में होता था। वही बोल रहा है कि, और अगर यहाँ आगे देखिए आप लोग कि शिक्षण की यह प्रक्रिया कहाँ पर? वैदिक काल की शिक्षण विधा से मिलती जुलती है। एक तंत्रात्मक शिक्षण यानी ऑटोक्रेटिक टीचिंग, क्योंकि इस शिक्षण पद्धति में शिक्षक का स्थान प्रमुख व शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। यानी सभी सर्वे सर्वा कौन सा होता है? शिक्षक होता है एक तंत्रात्मक शिक्षण में। और देखिए छात्रों की सभी क्रियाओं को शिक्षक ही क्या करता है? दिशा प्रदान करता है। छात्र श्रोता तथा अनुशासित चर के रूप में उपस्थित रहता है। इसमें छात्र की परीक्षाओं, इच्छाओं व उत्सुकताओं को महत्व नहीं दिया जाता है। देखिए दोस्तों यह एकदम क्या होता है? एकदम छात्रों को समझिए अपने अधीन कर लिया जाता है। जो टीचर कहता है वही छात्र करते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं लिखा है कि इसमें छात्र की परीक्षाओं, इच्छाओं व उत्सुकताओं को महत्व नहीं दिया जाता है। बिना शिक्षक की पूर्वानुमति के छात्र वार्तालाप तर्क तक नहीं कर सकता है। देखिए कितना कठोर यह शिक्षण की पद्धति है। पूरी शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक के आसपास से सिमटी रहती है। देखिए यहीं पर एक एच.सी. मॉरिसन बोले हैं कि एक तंत्र शिक्षण पर इन्होंने कहा है कि यह शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है। वह कम परिपक्व व्यक्ति की क्या होता है? अग्रिम शिक्षा के लिए व्यवस्था करता है। देखिए यह नहीं याद कीजिएगा आप लोग तो भी चलेगा, बस ऊपर वाला याद रखिएगा। तो शॉर्ट में समझिए एक तंत्रात्मक शिक्षण क्या होता है। इसमें जो होता है टीचर ही मतलब मुख्य बिंदु में रहता है। छात्रों को जो कहता है वही छात्र करते हैं। छात्र अपने मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसी को, और देखिए इस प्रकार की शिक्षा का प्रचलन एक तंत्रात्मक शिक्षण वैदिक काल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वर्तमान में आप लोग जानते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग एक तंत्रात्मक शिक्षण क्या होता है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप लोग को एक कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर करिएगा, बाकी आप लोग की इच्छा है। दूसरा दिया है कि लोकतंत्रात्मक शिक्षण। देखिए डेमोक्रेटिक टीचिंग अब क्या होता है? इस शिक्षण पद्धति को छात्र सहगामी शिक्षण व्यवस्था भी कहा जाता है। और देखिए यह शिक्षण प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। अब देखिए जो लोकतंत्रात्मक शिक्षण होता है इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों क्या होते हैं? एक्टिव मोड में रहते हैं, यानी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। छात्रों की रुचि, इच्छा व क्षमता को केंद्र मानकर शिक्षण किया जाता है। देखिए आप लोग लोकतंत्रात्मक शिक्षण सबसे यहाँ पर बेस्ट मतलब आप लोग कह सकते हैं। मतलब वह जो वैदिक काल वाली जो शिक्षा थी ऑटोक्रेटिक टीचिंग से बेटर है कौन? लोकतंत्रात्मक है।
और देखिए इस प्रणाली में बालक को पाठ्यवस्तु के संबंध में तर्क वितर्क करने, वार्तालाप करने, अशाब्दिक अंतःक्रिया करने की छूट होती है। इसमें शिक्षक व छात्र दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। छात्र मुखर होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेते हैं। पूछेगा कि किस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र जो होते हैं सक्रिय होते हैं, स्टूडेंट टीचर दोनों सक्रिय होते हैं, तो लोकतंत्रात्मक शिक्षण यह बेस्ट होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब तीसरा देखिए कि मुक्तात्मक शिक्षण। अब देखिए यह क्या कह रहा है। यह शिक्षण पद्धति नई अवधारणाओं पर आधारित है जिसमें छात्र किसी दबाव बाधा से मुक्त होकर सीखता है। अध्यापक छात्र को मुक्त व भय रहित वातावरण में सिखाने का प्रयास करता है। अध्यापक छात्र की रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। बालक अपने चिंतन, सोच व क्षमता के अनुसार सीखता है। अध्यापक मित्र की भूमिका में रहकर शिक्षण कार्य। देखिए सबसे बेस्ट आप लोग को यही मुक्तात्मक ही लग रहा है। अब देखिए इसी पर जोर दिया जा रहा है। अब जो NEP 2020 है, अब देखिए उसमें कहा गया है कि अब जो एजुकेशन होगा क्या होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा। जो बच्चा कहेगा वही टीचर करेंगे। जब बच्चा कोई भी कहा गया है कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में जो उनका क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसी में लोग जो है शिक्षा भी देंगे। अब देखिए इस प्रकार की सुविधाएं दिया जा रहा है। तो अब देखिए हम लोग 3 प्रकार के जो है शिक्षण के बारे में पढ़े। एक तो हमने क्या पढ़ा, ऑटोक्रेटिक पढ़ा, दूसरा डेमोक्रेटिक पढ़ा, तीसरा हम लोग क्या लेसेस फेयर पढ़े हैं। तो सबसे बेस्ट इसमें लेसेस फेयर ही मुक्तात्मक शिक्षण है। और ऑटोक्रेटिक मतलब शिक्षण का ही एकदम मेन सर्वे सर्वा होता है। जो कर्तव्य छात्र कर लोकतांत्रिक में दोनों की सहभागिता होती है। और देखिए मुक्तात्मक में इसमें चाइल्ड सेंटर्ड कह सकते हैं। इसमें छात्र ही जो होता है सर्वोपरि होता है। छात्र जो बोलता है वही सब टीचर करते हैं। अब देखिए अब हम लोग देखिए कवर कर चुके हैं परिभाषा क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के जो 3 प्रकार हम आपको बता चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराते हैं। आप लोग इसका उत्तर भी देते रहिएगा। मैं आप लोगों को कराता हूँ क्वेश्चंस। अब देखिए पहला एक क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण का परंपरागत अर्थ क्या है। अभी देखिए जितना हम पढ़ाएं उसी में से ऐसे प्रश्न बनाए हैं। ज्ञान प्रदान करने की क्रिया, की खेल कूद कराना, कि अनुशासन सिखाना, की परीक्षा लेना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा का ये होगा। शिक्षण का परंपरागत अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्रदान करने की क्रिया। तो ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर शामिल किए हैं कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया, बताइए। इसमें 3 विषय पढ़ाए जाते हैं इसलिए कहा गया है। कि इसमें शिक्षक, बालक और विषय तीनों सम्मिलित होते हैं इसलिए कहा गया है। कि इसमें 3 प्रकार की परीक्षा होती है इसलिए कहा गया है। कि यह तीनों महीने में पूर्ण होती है, 3 महीने में। तो आप लोग देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। यहाँ पर कौन सा होगा, बी होगा। किसमें शिक्षक, बालक और यानी छात्र और विषय तीनों सम्मिलित होते हैं इसलिए इसको त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक जो शिक्षण पद्धति में क्या प्रमुख होता है। शिक्षक की पूर्ण प्रधानता, कि छात्र और शिक्षक दोनों की सक्रिय सहभागिता, कि केवल छात्र का नियंत्रण, कि केवल विषय की प्रधानता। तो देखिए जो लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धति होता है इसमें जो प्रमुख होता है वह अभी हम लोग बताएं है ना। जो लोकतांत्रिक होता है इसमें छात्र और शिक्षक दोनों की सक्रिय सहभागिता होती है। तो यहाँ पर तीसरे का कौन सा विकल्प होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा कि लोकतांत्रिक में छात्र और शिक्षक दोनों की सक्रिय सहभागिता। देखिए एक ऑटोक्रेटिक हम लोग पढ़े उसमें केवल शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है, डेमोक्रेटिक वाला है। अब यहाँ पर देखिए यह पूछा है कि एक तंत्रात्मक शिक्षण में, अब यह है ऑटोक्रेटिक वाला है। पूछा है कि एक तंत्रात्मक शिक्षण पद्धति किस काल से मिलती जुलती है, आधुनिक काल से, वैदिक काल से, मध्यकाल से, औद्योगिक काल से। किससे मिलती है, वैदिक काल में हम पढ़ाए थे आप लोगों को। 5वां दिया कि मुक्तात्मक शिक्षण की विशेषता क्या है, भय और दबाव में सीखना, कि स्वतंत्र एवं रचनात्मक वातावरण में सीखना, कि अनुशासन पर आधारित शिक्षण, कि केवल शिक्षक केंद्रित शिक्षण। तो अभी हम आपको बताएं कि सबसे बेस्ट मुक्तात्मक है, चाइल्ड सेंटर्ड इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्वतंत्र एवं रचनात्मक वातावरण में बच्चे इसमें सीखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन लाना, कि केवल जानकारी देना, परीक्षा पसंद की खेल को सिखाना। देखिए शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन लाना। यही इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 घटक कौन कौन से हैं, बताइए आप लोग। शिक्षक छात्र विषय है, कि विद्यालय का छात्र है, कि शिक्षक पाठ्यक्रम परीक्षा है, कि छात्र अनुशासन खेल है। कौन कौन से 3 घटक हैं, शिक्षक छात्र विषय हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, प्रश्न नंबर 8 है कि शिक्षण की कौन सी पद्धति में छात्र को बोलने तर्क करने की स्वतंत्रता दी जाती है, बताइए। एक तंत्रात्मक, कि लोकतांत्रिक, मुक्तात्मक, की पारंपरिक में, बताइए आप लोग इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो होगा आप लोग का बी होगा। लोकतंत्रात्मक शिक्षण में जो छात्र को बोलने तर्क करने की स्वतंत्रता दी जाती है, यह इसमें शिक्षक और स्टूडेंट दोनों की
सक्रिय सहभागिता होती है। और शिक्षण का एक आवश्यक तत्व तो कौन सा नहीं है? शिक्षक छात्र विषय की परीक्षा। देखिए परीक्षा जो है आवश्यक नहीं है, बाकी शिक्षक छात्र विषय हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक का स्थान कैसा होता है? प्रमुख होता है कि गौरव समान कि सहायक? देखिए एक तंत्रात्मक शिक्षण में जो शिक्षक का स्थान कैसा होता है, एकदम यही प्रमुख होता है, शिक्षक की सर्वेसर्वा होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर 10 क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ, थियरी भी आप लोगों को करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए हम जितना भी ये सब पढ़ाएं आप लोगों को, या जाइएगा प्रीवियस ईयर में देखिएगा, कहीं ना कहीं आप लोग यहीं से क्वेश्चन 2-4 पा जाएंगे। और देखिए अंत में यही कहूँगा कि जब अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा। बाकी देखिए दोस्तों कमेंट भी कीजिएगा, आप लोग और भी वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या इसमें मैं किस प्रकार का और सुधार कर सकता हूँ, जरा आप लोग हमें सुझाव भी देते रहिएगा कि आप लोगों को किस प्रकार के कंटेंट चाहिए। और देखिए दोस्तों कंप्यूटर जो है, मैं कंप्यूटर भी आप लोगों को कवर करा दे रहा हूँ। डेली मैं आप लोगों को एक वीडियो कंप्यूटर का भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। और कल मैं एक आप लोगों को वीडियो बनाकर मैं एक प्रूफ दिखाया था आप लोगों को कि EMRS में ICD के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चंस में से केवल जो है 10 में से 7 क्वेश्चंस का हम प्रूफ आप लोग को दिखाएं, उस प्रूफ को जाकर देख लीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़िएगा और भी वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।